500 सालों से कारों के बिना बसा एक गांव, एक ऐसी जगह जहां कूड़ा फेंकने के लिए भी आपको टिकट खरीदना पड़ता है। ऐसी गायें जिन्हें मालिश दी जाती है और जिनके लिए अपनी अलग सुरंगें बनी हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश में दुनिया की सबसे धीमी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। लोग हर दिन केवल कार से काम पर जाते हैं और रविवार को कपड़े सुखाने के लिए बाहर लटकाने पर आप पर जुर्माना लग सकता है। यह सब सच है और यह अभी इसी वक्त स्विट्जरलैंड में हो रहा है। स्विट्जरलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर कॉन्फेडरेटियो हेल्वेटिका के नाम से जाना जाता है, इसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, जबकि अधिकांश लोग बर्न को राजधानी मानते हैं। लेकिन वास्तव में यह केवल संघीय प्रशासनिक केंद्र है। यह चारों ओर से जमीन से घिरा देश है, जो आकार में काफी छोटा होने के बावजूद अपनी खुद की मर्चेंट फ्लीट रखता है, जो दुनिया के महासागरों में तैरती है, जबकि इस देश की अपनी कोई तटरेखा नहीं है। और भले ही यह जमीन से घिरा हो, समुद्र के बिना इस देश में 1500 से अधिक झीलें हैं, जहां आप लगभग कहीं भी क्रिस्टल जैसे साफ पानी में डुबकी लगा सकते हैं। लोग वास्तव में अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में आरे नदी के बहाव के साथ तैरते हुए निकलते हैं। स्विस लोग हर साल प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम से अधिक चॉकलेट खा जाते हैं और यह देश घड़ियों में भी दुनिया का लीडर है। पहली कलाई घड़ियां यहीं 1868 में बनी थीं और उनका झंडा यह दुनिया के केवल 2 चौकोर झंडों में से एक है, जो वेटिकन सिटी के साथ इस अनोखी विशेषता को साझा करता है। 4 आधिकारिक भाषाएं, ग्रह की सबसे स्वच्छ हवाओं में से एक, ठंडी गर्मियां और बर्फबारी वाली सर्दियां, और एक ऐसी परिवहन व्यवस्था जो इतनी सटीक है कि परमाणु घड़ियों को भी जलन होने लगे। जब आप एक्सप्रेस ट्रेन का नाम सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में रफ्तार की बात आती है। सही कहा ना? खैर, स्विट्जरलैंड ने इस अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। मिलिए ग्लेशियर एक्सप्रेस से, जो आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे धीमी एक्सप्रेस ट्रेन है और मात्र 36 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलती है। लेकिन इसका सबसे शानदार हिस्सा यह है कि उन 8 घंटों का हर एक मिनट आपकी सांसें थाम देने वाला होता है। यह ट्रेन 1930 के दशक से यात्रियों को आल्प्स की पहाड़ियों के बीच ले जा रही है और अपनी यात्रा में 291 पुलों को पार करती है तथा 91 सुरंगों से होकर गुजरती है। इसके डिब्बे लगभग 3 मीटर ऊंचे हैं, जिनमें विशाल खिड़कियां लगी हैं, जो आपको ऐसा महसूस कराती हैं जैसे आप किसी चलते फिरते पोस्ट कार्ड के भीतर यात्रा कर रहे हों। टिकट पाने के लिए आपको 3 से 6 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है और ऊंचे दर्जे के केबिन के लिए प्रतीक्षा समय और भी लंबा होता है। भोजन कक्ष में ताज़ा खाना परोसा जाता है, जिसे ट्रेन के अंदर ही तैयार किया जाता है, और यात्री प्रीमियम पेय पदार्थों का आनंद लेते हुए स्विस आल्प्स को स्लो मोशन फिल्म की तरह देखते हैं। मानक श्रेणी के लिए टिकट की कीमतें लगभग 169 अमेरिकी डॉलर हैं, जबकि प्रथम श्रेणी का किराया 500 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है। 6 से 16 वर्ष के बच्चों को टिकट की कीमतों पर 50% की छूट मिलती है। क्या आप दुनिया की सबसे धीमी एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी करना चाहेंगे? यदि वहां के दृश्य इतने अवास्तविक हों, अगर आप हर धीमी मिनट का आनंद लेंगे तो हाँ कमेंट करें, और यदि आप वहां जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो ना लिखें। क्या आपको लगता है कि आपके पड़ोस के नियम सख्त हैं? स्विट्जरलैंड के कचरा प्रबंधन के बारे में सुनने तक रुकिए। स्विट्जरलैंड में आप कचरे को किसी भी साधारण बैग में नहीं फेंक सकते। आपको सीरियल नंबर वाले विशेष कचरा बैग खरीदने होंगे, और यदि आप गलत बिन में प्लास्टिक की बोतल डालते हैं तो आपको अधिकारियों से एक आधिकारिक पत्र मिल सकता है। स्विस लोगों ने कचरा प्रबंधन को एक कला के रूप में बदल दिया है। हर प्रकार के कचरे के लिए उसका निर्धारित दिन, उसका विशिष्ट बैग और उसका उचित स्थान तय है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो पड़ोसी आपको धीरे से याद दिलाएंगे, और यह किसी फैसले के कारण नहीं, बल्कि अपने साझा वातावरण के प्रति सच्ची देखभाल की भावना से होता है। स्विट्जरलैंड में समय की पाबंदी एक धर्म की तरह है। यदि कोई ट्रेन 2 मिनट की देरी से चलती है तो आप अखबार में कंपनी की ओर से आधिकारिक माफी पढ़ सकते हैं, और यदि आप आवासीय क्षेत्र में रहते हैं तो रविवार को अपनी बालकनी पर कपड़े सुखाने के बारे में सोचें भी नहीं। यह अवैध नहीं है, लेकिन इसे एक सौंदर्यात्मक उल्लंघन माना जाता है, जैसे कि आप पूरे समुदाय के दृश्य सामंजस्य को बिगाड़ रहे हों। बारीकियों पर यह ध्यान हर चीज तक फैला हुआ है। कई परिवार अभी भी 17वीं सदी के लकड़ी के घरों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने छत पर सोलर पैनल लगाए हैं। यह परंपरा और नवाचार का एक ऐसा सरीसृप मेल है जिसे देखना अपने आप में अद्भुत है। यदि आपने अब तक यह वीडियो देखा है तो हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई
कि आपने इसका आनंद लिया। कृपया इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ साझा करके हमारा समर्थन करें। और यदि आप अपने फ़ोन पर देख रहे हैं तो ठीक नीचे हाइप बटन दबाएं। हम अपने पूरे दिल से आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। स्विट्जरलैंड में 7 मिलियन लोगों के साथ लगभग 7 लाख गायें रहती हैं। कुछ गांवों में तो गायों की संख्या इंसानों से भी अधिक है। लेकिन ये कोई साधारण गायें नहीं हैं, बल्कि ये इस ग्रह पर सबसे लाड़ प्यार से पाले जाने वाले पशु हैं। प्रत्येक गाय पीतल की एक बड़ी घंटी पहनती है जिसका वजन 15 किलोग्राम तक हो सकता है। और यह केवल परंपरा के लिए नहीं बल्कि व्यावहारिक कारणों से है। जब आल्प्स का घना कोहरा छा जाता है तो ये घंटियां किसानों को अपने मवेशियों को खोजने में मदद करती हैं। स्विस लोग एल्फोर्न नामक लगभग 13 फीट लंबा वाद्य यंत्र बजाते हैं जो संगीत कार्यक्रमों के लिए नहीं बल्कि अपनी गायों को घर बुलाने के लिए होता है। मवेशियों के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए स्विट्जरलैंड ने पहाड़ों के बीच से गुजरने के लिए विशेष रूप से गायों के लिए सुरंगें बनाई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, गायों के लिए सुरंगें। हर साल पतझड़ में पूरा देश गायों को पहाड़ों से नीचे लाने का उत्सव मनाता है। प्रत्येक गाय को फूलों के ताज से सजाया जाता है और वे किसी फिल्मी सितारे की तरह गांवों से होकर गुजरती हैं। इसे अल्पबजुक कहा जाता है और इसे किसी भी राष्ट्रीय अवकाश की तरह गंभीरता से लिया जाता है। इन गायों के पास न केवल सींग हैं बल्कि उनका सम्मान भी है। उनके साथ पहाड़ियों की रानियों जैसा व्यवहार किया जाता है और उनकी भलाई को राष्ट्रीय गौरव का विषय माना जाता है। यदि आप कभी स्विट्जरलैंड जाते हैं तो क्या आप अल्पाइन घाटी में गूंजने वाले लगभग 4 मीटर लंबे एल्फोर्न को बजाने की हिम्मत करेंगे? और क्या आपको लगता है कि आप वास्तव में कोई आवाज निकाल पाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो 2 कमेंट करें और यदि नहीं कर सकते तो 3 लिखें। एक ऐसी जगह जहां 500 से अधिक वर्षों से कोई कार नहीं चली है। जर्मेट जो प्रतिष्ठित मैटरहॉर्न की तलहटी में 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और पूरी तरह से कार मुक्त है। लोग छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों, घोड़ा गाड़ियों, पैदल चलकर या स्कीइंग के माध्यम से इधर उधर जाते हैं। यहाँ की शांति असाधारण है। कोई कार हॉर्न नहीं, कोई इंजन का शोर नहीं, बस घोड़ों की घंटियों की आवाज़ और दोस्ताना बातचीत सुनाई देती है। बच्चे सड़कों पर खुलकर खेलते हैं, बुजुर्ग अपने कुत्तों के साथ आराम से टहलते हैं और पड़ोसी वास्तव में एक दूसरे को नाम से जानते हैं क्योंकि कोई भी स्टीयरिंग व्हील के पीछे नहीं छिपा होता है। यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है कि पर्यटक मजाक में कहते हैं कि जर्मेट में ली गई एक सांस बेवर्ली हिल्स स्पा में 10 डिटॉक्स सत्रों के बराबर है। यह गांव एक बर्फ हटाने वाली रोबोट प्रणाली संचालित करता है जो 24 घंटे काम करती है और शांति से सड़कों का रखरखाव करती है। स्कीइंग का सीजन साल भर चलता है, जहां 300 से अधिक धूप वाले दिन होते हैं, जो इसे यूरोप के सबसे विशिष्ट शीतकालीन स्थलों में से एक बनाता है। क्रिसमस के समय 30,000 से अधिक स्मार्ट LED लाइटें गांव को रोशन करती हैं, जिससे एक ऐसा दृश्य बनता है जो सीधे किसी परियों की कहानी से निकला लगता है। यहाँ 500 साल पुराने लकड़ी के घर पूरी तरह सुरक्षित हैं, जहां आप बाहर बर्फ में बजती घोड़ों की घंटियों को सुनते हुए गर्म वाइन का आनंद ले सकते हैं। और मुझे यह बताने के लिए नंबर 5 कमेंट करें कि आप अभी भी मेरे साथ यहाँ बने हुए हैं। हमारे साथ यहाँ होने के लिए धन्यवाद। अधिकांश शहरों में लोग काम पर जाने के लिए बस या मेट्रो का सहारा लेते हैं। म्यूरेन में, जो एक 650 मीटर की ऊंचाई पर एक खड़ी चट्टान पर बसा एक छोटा सा गांव है, स्थानीय लोग हर दिन केवल कार से आवागमन करते हैं। यह कोई पर्यटक आकर्षण नहीं है बल्कि उनकी रोजमर्रा की हकीकत है। बच्चे स्कूल जाने के लिए, वयस्क काम पर जाने के लिए और हर कोई रोटी खरीदने के लिए केवल कार का उपयोग करता है। यह गांव केवल कॉगव्हील ट्रेन या केवल कार द्वारा ही पहुंचा जा सकता है और यहाँ कारों का आना पूरी तरह से वर्जित है। सर्दियों में पूरा गांव एक विशाल स्की पार्क बन जाता है, जहां बच्चे सचमुच फिसलते हुए स्कूल पहुंचते हैं और वयस्क दोपहर के भोजन के बाद स्कीइंग करते हुए घर लौटते हैं। यहाँ कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं है, कोई विज्ञापन बोर्ड नहीं है, बस सदियों पुराने लकड़ी के घर और तांबे के बर्तनों में लकड़ी की आग पर बनाया गया हस्तनिर्मित पनीर है। म्यूरेन से आपको आल्प्स की प्रसिद्ध तिकड़ी, आइगर, मोंक और जुंगफ्राउ के बेहतरीन दृश्य दिखाई देते हैं। शिल्थॉर्न की चोटी पर स्थित घूमने वाला रेस्तरां पिज ग्लोरिया 360 डिग्री घूमता है, ठीक उसी जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह जिसे वहां फिल्माया गया था। लेकिन सूट और मार्टिनी के बजाय आप हाथ से बने स्वेटर पहने स्थानीय लोगों के बगल में बैठकर गर्म सूप का आनंद लेते हैं, जबकि रेस्तरां धीरे धीरे घूमता है
और आपको आल्प्स का पूरा मनोरम दृश्य दिखाता है। म्यूरेन में जीवन बहुत धीरे चलता है, लेकिन यह कभी उबाऊ नहीं होता। वे हर गर्मियों में छोटे लोक उत्सव आयोजित करते हैं, जहां योडेलिंग की आवाज़ गायों की घंटियों के साथ मिल जाती है और स्थानीय लोग टोकरियां बुनते हैं, लकड़ी पर नक्काशी करते हैं और अखरोट के केक पकाते हैं, जिन्हें वे बेचने के लिए नहीं बल्कि आगंतुकों के साथ साझा करने के लिए बनाते हैं। सुरक्षा यहाँ बहुत गंभीर मामला है। स्विट्जरलैंड के पास अपनी पूरी आबादी की रक्षा के लिए पर्याप्त परमाणु बंकर हैं। स्विट्जरलैंड में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक परमाणु आश्रय स्थल में जगह की गारंटी है। इस देश में अपराध दर दुनिया में सबसे कम और औसत वेतन सबसे अधिक है, जो प्रति माह $7,300 से भी ज्यादा है। इसे समझने के लिए एक स्विस व्यक्ति को बिग मैक खरीदने के लिए 11 मिनट से भी कम काम करने की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य देशों में लोग बुनियादी भोजन के लिए घंटों काम करते हैं। स्विस लोगों ने आर्थिक दक्षता का वह स्तर हासिल कर लिया है जो लगभग काल्पनिक लगता है। जब आप ज्यूरिख या जिनेवा की शानदार सड़कों पर चलते हैं तो आपका सामना उन महिलाओं से होगा जो न केवल सुंदर हैं बल्कि काम पर रोलर ब्लेडिंग करते समय सहजता से 3 भाषाएं बोलती हैं। स्विस महिलाएं न केवल अपनी गोरी त्वचा और एथलेटिक पहाड़ी शरीर के लिए जानी जाती हैं, बल्कि वे यूरोप की शीर्ष वित्तीय विशेषज्ञ भी हैं। वे सीईओ की तरह स्टॉक पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती हैं और पर्वतारोहण तथा साहसिक खेलों में पुरुषों की तुलना में उनकी भागीदारी दर अधिक है। स्विट्जरलैंड में विवाह में जल्दबाजी नहीं की जाती है। महिलाओं के लिए शादी की औसत उम्र 31 वर्ष है, जो यूरोप में सबसे अधिक है। अधिक से अधिक महिलाएं अकेले रहना चुन रही हैं और वे ऐसा करते हुए अविश्वसनीय रूप से खुश, सफल और अमीर हैं। ज्यूरिख में तो फेयरवेल कैफे नामक कैफे भी हैं, जहां जोड़े एक दूसरे को शुभकामनाएं देने और सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग होने से पहले कैपुचिनो साझा करते हैं। केवल स्विट्जरलैंड में ही वे ब्रेकअप को एक सभ्य सामाजिक अनुष्ठान में बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पनीर सिर्फ एक स्नैक है, तो स्विस लोग आपका नजरिया पूरी तरह बदल देंगे। प्रत्येक स्विस व्यक्ति सालाना 9 किलोग्राम से अधिक पनीर का सेवन करता है, जो इस देश को पनीर का स्वर्ग बनाता है। लेकिन वे सिर्फ पनीर खाते नहीं हैं, वे इसे एक धर्म की तरह पूजते हैं। स्विट्जरलैंड हर साल लाखों टन पनीर का उत्पादन करता है, जिसमें 450 से अधिक विभिन्न किस्में होती हैं। स्मोक्ड ग्रुएर से लेकर अपने सिग्नेचर छेदों वाले क्लासिक एमेंटल तक, प्रत्येक पनीर सदियों पुरानी कारीगरी की कहानी कहता है। देश में एक फोंड्यू संग्रहालय भी है, जहां आप अनमोल कलाकृतियों की तरह सुरक्षित रखे गए 100 साल पुराने पनीर के टुकड़ों को देख सकते हैं। यहाँ स्विस पनीर संस्कृति वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। फोंड्यू भोजन के दौरान एक अलिखित नियम है कि यदि आप पनीर के बर्तन में ब्रेड का टुकड़ा गिरा देते हैं तो आपको अपने बगल वाले व्यक्ति के प्रति एक दोस्ताना संकेत देना होगा। फोंड्यू सिर्फ एक भोजन नहीं है, यह विशिष्ट नियमों वाली एक कला है। आपको पनीर को घड़ी की विपरीत दिशा में हिलाना चाहिए और पनीर के पिघलने पर सही बुदबुदाती आवाज निकालने का एक खास तरीका होता है। सर्दियों में पूरे गांव सामुदायिक फोंड्यू सत्रों के लिए गर्म पनीर के बर्तनों के आसपास इकट्ठा होते हैं। यह सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सामुदायिक जुड़ाव, कहानियां सुनाने और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के बारे में है। स्विस लोगों ने पनीर के सेवन को एक सांस्कृतिक अनुष्ठान में बदल दिया है, जो लोगों को उन तरीकों से करीब लाता है जो आधुनिक सोशल मीडिया कभी नहीं कर सका। ज्यूरिख के केंद्र में बानहोफस्ट्रास स्थित है, जो 1 मील से भी कम लंबी है, लेकिन दुनिया की शीर्ष 3 सबसे महंगी शॉपिंग सड़कों में गिनी जाती है। लेकिन यहाँ एक अविश्वसनीय रहस्य है कि इस सड़क के नीचे क्रेडिट स्विस के सबसे बड़े भूमिगत वॉल्ट स्थित हैं, जिनमें दुनिया भर के अदृश्य ग्राहकों का वित्तीय डेटा और संपत्ति जमा है। इसका मतलब यह है कि जब आप गुच्ची के जूते खरीद रहे होते हैं या रोलेक्स घड़ियां देख रहे होते हैं, तो आप सचमुच जमीन के नीचे शांति से रखे अरबों डॉलर की संपत्ति के ऊपर खड़े होते हैं। इस सड़क पर कोई कार हॉर्न नहीं है, कोई चमकते विज्ञापन नहीं है, फिर भी यह पृथ्वी पर लगभग कहीं भी तुलना में प्रति वर्ग मीटर अधिक संपत्ति उत्पन्न करती है। क्रिसमस के दौरान बानहोफस्ट्रास हॉलीवुड शैली की चकाचौंध वाली रोशनी से नहीं सजती है। इसके बजाय वे लूसी नामक 11,000 से अधिक छोटी LED लाइटें लटकाते हैं, जो इतनी सुंदर रोशनी का संगीत बनाती हैं कि लोग सेल्फी लेने की जरूरत महसूस किए बिना बस इसे निहारने के लिए रुक जाते हैं। रोशनी को इतनी सटीकता से सेट किया गया है
कि यह सड़क की भव्यता को बढ़ाने का काम करती है। बानहोफ स्ट्रास का शायद सबसे अजीब पहलू सम्मानजनक गुमनामी की संस्कृति है। एक ऐसी जगह जहां आप सिर्फ 1 घंटे में $1 लाख खर्च कर सकते हैं। कोई आपका नाम, काम या पता नहीं पूछता, आपका पूर्ण मौन में सम्मान किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे स्विट्जरलैंड ने सैकड़ों वर्षों में चुपचाप अपनी संपत्ति बनाई है। लग्जरी स्टोर के कर्मचारी ग्राहकों के पीछे नहीं भागते, वे बस सम्मानपूर्वक सिर हिलाते हैं यदि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। आल्प्स में 4,600 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ल्यूकरबैड न केवल स्विट्जरलैंड की स्पॉ राजधानी है, बल्कि यह पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्राकृतिक स्पॉ भी है। हर एक दिन 65 प्राकृतिक झरनों से 10 लाख गैलन से अधिक सल्फर और कैल्शियम युक्त खनिज पानी निकलता है। यह इतना खनिज पानी है कि पूरी रग्बी टीम पूरी सर्दियों भर इसमें डूब सकती है। प्राचीन रोमन काल से ही लोगों का यह मानना रहा है कि ये गर्म झरने जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, तनाव दूर कर सकते हैं और युद्धों के बाद टूटे हुए दिलों को भी राहत दे सकते हैं। यहाँ पानी में बैठने का रिवाज केवल एक विलासिता नहीं है, बल्कि एक गंभीर सांस्कृतिक अभ्यास है। छुट्टियों के दिनों में स्थानीय लोग अब भी स्पॉ में पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और उठती हुई भाप के बीच किसी रहस्यमयी संगीत नाटक के पात्रों की तरह बैठते हैं। जहां पेरिस के लोग अपने सुबह की शुरुआत एस्प्रेसो से करते हैं, वहीं ल्यूकरबैड के 80 साल के बुजुर्ग अपने दिन की शुरुआत बर्फ पर चलकर 49 डिग्री सेल्सियस वाले खनिज पूलों में डूबकर करते हैं, जबकि बाहर का तापमान 0 के करीब होता है। वे केवल अपने स्वास्थ्य को ही नहीं बनाए रख रहे हैं, बल्कि डिजिटल शोर से भरी दुनिया में एक दुर्लभ शांति को भी संजो रहे हैं। सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि यहाँ एक होटल सीधे गर्म झरनों पर बना है, जो जमीन से सीधे आपके कमरे के बाथटब तक खनिज पानी पहुंचाता है। आप बस नल चालू करते हैं और बिना बाहर कदम रखे या भारी गाउन पहने स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक उपचार शक्ति के एक हिस्से को अपना लेते हैं। बर्न एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब की तरह है, बाहर से विनम्र लेकिन भीतर अनगिनत जादुई कहानियों से भरी हुई। पत्थर की बनी सड़कें, मेहराबदार इमारतें, लाल टाइलों वाली छतें और 6 किलोमीटर तक फैली यूरोप की सबसे लंबी ढकी हुई गलियां एक अनूठा शहरी अनुभव देती हैं, जहां आप टहल सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, बारिश से बच सकते हैं और सड़क पर बजता संगीत एक साथ सुन सकते हैं। वहां का यातायात इतना स्वच्छ है कि वास्तव में धूल का नामोनिशान नहीं है। लोग साइकिलों और ट्रामों की सवारी करते हैं, जबकि बच्चे जेटग्लॉक क्लॉक टॉवर के पास के पार्कों में खेलते हैं, जो 15वीं सदी की एक खगोलीय घड़ी है और हर घंटे एक आकर्षक यांत्रिक कठपुतली शो दिखाती है। यह किसी ऐतिहासिक थीम पार्क के अंदर रहने जैसा है, बस फर्क यह है कि यह वास्तविक जीवन है। बियर पार्क में असली भालू रहते हैं, जो शहर के शुभंकर हैं, और वे आर्य नदी के पास ऐसे रहते हैं जैसे किसी प्राकृतिक जंगल में हों। लेकिन बर्न के बारे में जो वास्तव में अद्भुत है वह यह है कि स्थानीय लोग आर्य नदी में ऐसे तैरते हैं जैसे वह कोई ग्रीष्मकालीन राजमार्ग हो। यह कोई पर्यटकों वाली गतिविधि नहीं है, बल्कि वास्तविक दैनिक जीवन है। लोग काम खत्म करते हैं, अपने सामान के लिए वाटरप्रूफ बैग लेते हैं और शहर के केंद्र से होते हुए नदी के बहाव के साथ तैरते हैं। राजधानी होने के बावजूद बर्न में एक छोटे से शहर का माहौल है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। पड़ोसी हर सुबह एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और पब्लिक लाइब्रेरी बार की तुलना में अधिक व्यस्त रहती है। शाम को लोग पुराने शहर के नीचे उन प्राचीन तहखानों में जमा होते हैं जो कभी युद्धकालीन आश्रय स्थल थे, लेकिन अब वाइन बार और जैज लाउंज में बदल दिए गए हैं, जहां बातचीत सौम्य और हंसी बिल्कुल नपी तुली होती है। स्विस शादियां केवल आयोजन नहीं हैं, वे सांस्कृतिक समारोह हैं जो प्रेम को परंपरा की गहरी जड़ों से जोड़ते हैं। जोड़े चकाचौंध वाले मंचों या तेज संगीत के साथ जश्न नहीं मनाते, वे चुपचाप प्रेम को उसके सबसे प्रामाणिक रूप में लौटाते हैं, प्रकृति, समुदाय और सहनशक्ति। स्विस जोड़ों के लिए जंगलों में, झरनों के ठीक बगल में, सदियों पुराने देवदार के पेड़ों की छांव में शादी समारोह आयोजित करना पूरी तरह से सामान्य है। यह कोई दिखावे वाली पसंद नहीं है, बल्कि यह धरती के साथ तालमेल बिठाकर प्रेम का सम्मान करने का एक तरीका है जो स्विस लोगों के जीवन जीने के ढंग को दर्शाता है। सरल, गहरा और आडंबरहीन। प्रत्येक क्षेत्र के अपने अलग रीति रिवाज हैं। एपेंजल में शादी के परिधानों में चमकीले पैटर्न होते हैं, जबकि बर्न में उन पर सफ़ेद क्रॉस की कढ़ाई की जाती है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है। एक पोशाक को पूरा होने में
2 साल तक का समय लग सकता है और यह एक बेशकीमती पारिवारिक विरासत बन जाती है जो पीढ़ियों तक चलती है। लिमोसिन में आने के बजाय दूल्हा रिश्तेदारों के साथ दुल्हन को लाने के लिए पहाड़ पर चढ़ता है। फिर पूरी शादी की मंडली धैर्य और प्रशंसा की परीक्षा के रूप में समारोह स्थल तक पैदल चलती है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चाई और धीरज होता है। शादी के बाद दोस्त बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए जोड़े के दरवाजे पर मिट्टी के बर्तन तोड़ते हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह अविस्मरणीय यादें बनाता है और सामुदायिक बंधनों को मजबूत करता है। स्विट्जरलैंड दर्जनों बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के फिल्मांकन स्थल के रूप में काम करता है, लेकिन अधिकांश लोगों को इसका एहसास कभी नहीं होता। 2 स्टार वॉर्स फिल्में, 2 जेसन बॉर्न फिल्में, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, एंजल्स एंड डेमन्स और 4 जेम्स बॉन्ड फिल्मों की शूटिंग स्विस स्थानों पर की गई थी। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक मोड़ है। बॉलीवुड ने स्विट्जरलैंड पर हॉलीवुड से भी बड़ा प्रभाव छोड़ा है। जब तक है जान, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे और चांदनी जैसी फिल्मों ने स्विस स्थानों को भारतीय सिनेमा के लिए रोमांटिक पृष्ठभूमि में बदल दिया। इसका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण था कि इंटरलाकेन ने कुर्सल गार्डन में भारतीय निर्देशक यश चोपड़ा की एक मूर्ति स्थापित की। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने एक अप्रत्याशित घटना को जन्म दिया। स्विस पर्यटन कार्यालय अब विशेष रूप से भारतीय यात्रियों के लिए मार्केटिंग करते हैं और कई स्विस स्थान बॉलीवुड प्रशंसकों के लिए तीर्थ स्थल बन गए हैं। वे आल्प्स, जो कभी यूरोपीय भव्यता का प्रतिनिधित्व करते थे, अब बॉलीवुड रोमांस का भी प्रतीक हैं, जिससे एक अनूठा सांस्कृतिक संगम बना है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। मैटरहॉर्न पर्वत 4,478 मीटर की ऊंचाई पर अपने लगभग सटीक पिरामिड आकार के साथ खड़ा है। यह न केवल स्विट्जरलैंड की सबसे प्रसिद्ध चोटी है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा फोटो खींचा जाने वाला पहाड़ भी है। इटली की सीमा के पास स्थित यह प्रतिष्ठित शिखर हर टोब्लरोन चॉकलेट बॉक्स पर दिखाई देता है, जिससे यह संभवतः पृथ्वी पर सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से पहचाना जाने वाला पर्वत बन गया है। लेकिन अगर आप यूरोप की छत को छूना चाहते हैं तो आपको जुंगफ्राउजोग जाना होगा। यहाँ 3,454 मीटर की ऊंचाई पर इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जहां साल भर बर्फ रहती है। आप आल्प्स के बीचों बीच एक कॉगवहील ट्रेन की सवारी करेंगे और यूरोप के सबसे लंबे ग्लेशियर अलेच्छ ग्लेशियर को निहारेंगे। यह यात्रा अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जिसमें ट्रेनें ठोस चट्टान को चीरते हुए ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचती हैं जो असंभव लगती हैं। भले ही आप स्कीइंग न करते हों, स्विट्जरलैंड में सर्दियां फिर भी किसी परियों की कहानी जैसी महसूस होती हैं। आप बर्फीले जंगलों के बीच लंबी पहाड़ी ढलानों पर स्लेजिंग कर सकते हैं, पारंपरिक बर्फ के खेलों का आनंद ले सकते हैं और मोन्ट्रेक्स या बेसल जैसे स्थानों में जादुई क्रिसमस बाजारों में घूम सकते हैं। दालचीनी, भुने हुए चेस्टनट और लकड़ी के धुएं की खुशबू स्विस शीतकालीन जीवन के सार को जीवंत कर देती है। जिनेवा झील के पास स्थित शिलोन कैसल मध्यकालीन पूर्णता का ऐसा शानदार उदाहरण है कि लॉर्ड बायरन ने इस पर कविता लिखी थी। यह स्विट्जरलैंड का सबसे अधिक फोटो खींचा जाने वाला किला है, जो एक चट्टानी द्वीप पर स्थित है और किनारे से एक संकीर्ण पुल द्वारा जुड़ा हुआ है। अंत में लाउटरब्रुनन घाटी है, जिसमें 72 झरने गिरते हैं और यहाँ के दृश्य इतने लुभावने हैं कि उन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों में रिवेंडेल क्षेत्र को प्रेरित किया था। स्विस त्योहार सिर्फ जश्न नहीं हैं, वे सांस्कृतिक अनुभव हैं जो पूरे जीवन को परिभाषित कर सकते हैं। जिनेवा में हर दिसंबर में आयोजित होने वाला फेट डे ला एस्कालेड हमलावर सवॉय सेना पर 1602 की जीत का जश्न मनाता है। पूरा शहर ढोल घोड़ों और परेड के साथ एक मध्यकालीन परिवेश में बदल जाता है। यहाँ कढ़ाई के आकार के चॉकलेट के बर्तनों को हाथ से तोड़ने की परंपरा है, जो उस घटना का प्रतीक है जब एक गृहिणी ने दुश्मन सैनिकों पर गर्म सूप डाल दिया था। बेसलर फासनाच उत्सव बेसल शहर को लगातार 72 घंटों के लिए शीतकालीन कला के जुनून में बदल देता है। हजारों लोग विचित्र मुखौटे पहनते हैं और दिन रात ड्रम तथा हॉर्न बजाते हैं। यह उत्सव इतना अनूठा है कि यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बल्कि हकीकत का पूर्ण परिवर्तन है, जहां सामान्य सामाजिक नियम गायब हो जाते हैं और कलात्मक अभिव्यक्ति हावी हो जाती है। लेकिन यहाँ त्योहारों के बारे में सबसे अविश्वसनीय तथ्य है कि फेट डेस विग्नेरॉन्स एक वाइन उत्सव है जो केवल हर 20 से 25 वर्षों में एक बार होता है। जब यह आयोजित होता है तो इसमें जिनेवा झील के किनारे
एक विशाल मंच तैयार किया जाता है जिसमें हजारों कलाकार ऐसा शानदार प्रदर्शन करते हैं कि लोग इसमें शामिल होने के लिए अपने पूरे जीवन की योजना बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ही उत्सव के लिए 2 दशकों तक इंतजार करना पुरस्कार है, और यही बात स्विस सांस्कृतिक आयोजनों को इतना खास बनाती है। ये 15 तथ्य बताते हैं कि स्विट्जरलैंड केवल कुशल और महंगा देश नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा राष्ट्र है जिसने असाधारण रूप से अच्छी तरह से जीने की कला में महारत हासिल की है। गायों की सुरंगों से लेकर केबल कार के सफर तक और पनीर की पूजा से लेकर पहाड़ी शादियों तक स्विस जीवन का हर पहलू एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो मात्रा से अधिक गुणवत्ता और व्यक्तिवाद से अधिक समुदाय को प्राथमिकता देता है तथा परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन रखता है। स्विस लोगों ने जीवन का एक ऐसा तरीका बनाया है जो बाकी दुनिया के लिए लगभग काल्पनिक लगता है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया है जहां 80 साल के बुजुर्ग सुबह के समय गर्म झरनों में स्नान करते हैं, जहां बिना कारों के पूरे गांव बसे हैं, जहां गायों के साथ शाही व्यवहार किया जाता है और जहां त्योहार पीढ़ी में एक बार आते हैं। यह केवल अमीर या व्यवस्थित होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनाने के बारे में है जो मानवीय अनुभव के हर विवरण को महत्व देती है। इन स्विस तथ्यों में से किसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? क्या आपने कभी अपने देश में स्विस संस्कृति जैसा कुछ अनुभव किया है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप स्विस जीवन के किस पहलू का स्वयं अनुभव करना चाहेंगे। हम हमेशा आपसे और अधिक सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और सब्सक्राइब करना न भूलें तथा नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि हम आपसे अपने अगले वीडियो में फिर से मिल सकें। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। आपका समर्थन वास्तव में हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।